हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। दिस इज मैं अभिषेक साहू। गाइस कैसे हो आप सभी? आज चैप्टर 7 जो हम खत्म करने वाले हैं, अल्टरनेटिंग करंट विद ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, थ्योरी, डेरिवेशन एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, सब कुछ जो है इसके अंदर जो है मैं आपको करवा दूंगा, तो टेंशन आपको जरा भी लेना है। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस नाउ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अल्टरनेटिंग करंट तो हम सारे बच्चे समझते हैं कि भाई क्या होता है। अल्टरनेटिंग करंट ऐसा करंट है जिसमें करंट की वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड लगातार चेंज होता है, जबकि डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन हर हाफ साइकिल के बाद जो है बदलती है। जैसे कि फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट की ये डायरेक्शन थी, तो अगली हाफ साइकिल में रिवर्स हो गई, है ना। यहाँ पर देखो करंट की वैल्यू भी लगातार चेंज हो रही है, ठीक। जबकि करंट की वैल्यू एंड डायरेक्शन सेम रहती है डायरेक्ट करंट के केस में, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ऑल्दो ये जो डेरिवेशन है फुल साइकिल, कंप्लीट साइकिल और हाफ साइकिल के, ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ज्यादा रिपीट भी नहीं होते सीबीएसई में, बट आप इनको जो है एक बार देख लीजिए कैसे डिराइव करना है। सबसे पहले करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू की इक्वेशन आपको ये हर बार जरूरत पड़ेगी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको ध्यान रखिए। अब क्योंकि मुझे एवरेज करंट निकालना है, तो फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। तो पहले मैं टोटल चार्ज निकालूंगा, तो इसके लिए मैंने किया आई इज इक्वल डी क्यू बाई डी टी, तो डी क्यू इज इक्वल टू आ गया आई डी टी, ठीक है। अब टोटल चार्ज निकालने के लिए मैंने इस डी क्यू को करा इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट साइकिल लिखी है, तो लिमिट आ गई 0 से लेके टी तक, ठीक है। अब आई की जो वैल्यू यहाँ से हमने निकाली है, बस वो यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट पीक वैल्यू, इसको हमने कॉमन ले लिया, बाहर आ गया ये डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू हो गया, ठीक है। अब साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ये अपॉन का ओमेगा भी बाहर निकल के आ गया विद माइनस साइन, तो अंदर बचा कॉस ओमेगा टी। इंटीग्रेशन होने के बाद लिमिट पुट करेंगे 0 से लेके टी तक, तो ओमेगा की जगह मैं 2 पाई बाई टी लिखता हूँ, और स्मॉल टी की जगह एक बार अपर लिमिट माइनस स्मॉल टी की जगह एक बार लोअर लिमिट पुट की, तो यहाँ पे टी से टी कट गया, तो कॉस 2 पाई होता है 1, और ये 1 माइनस 1 हो गया 0, तो टोटल चार्ज की वैल्यू 0 निकल के आई। तो यहाँ पे टोटल करंट में अगर हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो एवरेज करंट जो है कंप्लीट साइकिल में कितनी होती है? 0 होती है इसी की। अगर मैं हाफ साइकिल की बात करूंगा, हाफ साइकिल के लिए तो भाई कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस यहाँ पे लिमिट देख रहे हो टी बाई टू आ जाएगी, जहाँ पे लिमिट टी थी अब हाफ लिमिट आ जाएगी टी बाई टू। तो यहाँ पे आपने पहले टी पुट करा था, अब टी बाई टू पुट करोगे, ठीक है। बस और कुछ चेंज नहीं होगा। तो जैसे आप टी बाई टू पुट करोगे, तो ये 2 पाई से ये 2 कट जाएगा, तो कॉस पाई की वैल्यू माइनस 1 बच जाएगी, जिसके कारण ये आंसर आ गया। अब एवरेज करंट की बात करें, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल चार्ज का की वैल्यू यहाँ पुट करी, टोटल टाइम हाफ साइकिल टी बाई टू, ठीक है। इनको फिर मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, तो ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे पुट करा था और वैसे हमने यहाँ पे भी पुट किया था, ठीक है। अब हम इसको काटा पीटी करेंगे, ठीक। जो भी कैंसिल हो रहा है 2 से ये इससे ये कट रहा है, ठीक है ना। तो ये एवरेज वैल्यू जो है इतनी निकल के आ जाएगी। एवरेज वैल्यू जो है हाफ साइकिल के लिए 0.63 आई नॉट यानी कि मैक्सिमम वैल्यू भी होती है, ठीक है। ध्यान रखिए इसको। चलो आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे बात करेंगे आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। आरएमएस वैल्यू का दूसरा नाम इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी भी होता है। आरएमएस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि भाई सभी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज का स्क्वायर करके उनको जो है उनका एवरेज निकालते हैं और रूट लगाते हैं। मतलब आप ये समझ लो कि ये फॉर्मूला है, ठीक है, सीधी सीधी बात। नाउ अब आरएमएस वैल्यू का पीक वैल्यू से जो रिलेशन है, ये इंपॉर्टेंट जो है एक डेरिवेशन हो जाता है। इसको देखो अभी मैं आपको समझाता हूँ। हाँ, अब देखिए इसकी मैं बात कर रहा था ना भाई, ये इंपॉर्टेंट सा एक डेरिवेशन है। हाँ, तो अब आप देखो समझो। सबसे पहले आई आर एम एस का स्क्वायर का आपने फॉर्मूला यहाँ पे पुट करा, आई की वैल्यू पुट करी, ऊपर आई के ऊपर स्क्वायर लगा था, तो यहाँ पे भी स्क्वायर लग गया। अब यहाँ पे देखो ये बाहर आ गया, आई नॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन नहीं, फॉर्मूला 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू, 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू, ठीक है। और थीटा की जगह यहाँ ओमेगा टी लिखा गया है। नाउ अब देखो 2 आ गया बाहर, तो आई नॉट स्क्वायर बाय 2t ये बचा है, और ये 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी आ गया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना कि यहाँ पर हमने ये बाहर निकाल दिया। अब 1 का हमने इंटीग्रेशन किया, टी आ गया, कॉस टू ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन टू ओमेगा टी अपॉन टू ओमेगा आ गया, ठीक है। अगर ये कहता है डिफरेंशियल करो, तो ये जो टी के साथ में जो कुछ भी लिखा है ये अभी अपॉन में आया था, फिर ये इनटू में आया था, डिफरेंशिएशन करते तो, ठीक है ना। अब टी की जगह एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट, ठीक ना, माइनस साइन ये वाला एज इट इज है। अब देखिए साइन टू ओमेगा की जगह एक 2 पाई बाई टी लिखते हैं, और टी की जगह एक बार अपर लिमिट माइनस टी की जगह एक बार लोअर लिमिट, जीरो पुट करें सब जीरो हो जाता है, ठीक है। इनको सॉल्व करने पे भाई ये पूरा जीरो जीरो कर देना, ठीक है, ये अकेला टी बचेगा ना। अब यहाँ पर देखो जरा, ये वाले टी से ये देखो, अगले ये वाले टी से ये वाला टी कट गया, तो आई नॉट स्क्वायर बाय टू बचा है, ठीक है, ध्यान रखो। और ये कितना बच गया? आई नॉट बाय रूट टू रिलेशन आ गया। हाँ, तो ये क्या है? आरएमएस वैल्यू है, और ये क्या है? पीक वैल्यू ऑफ करंट है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। चलो आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने पर मैं आपको बता दूं
कि अब मैं आपको इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशन है वो करवाने वाला हूं, और वो डेरिवेशन है प्योर कैपेसिटिव एंड प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए, तो इनको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। सबसे पहले देखिए जरा, यहाँ पे प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए डेरिवेशन नहीं करना है, बट आपको इसके सारे पॉइंट्स याद रखना है। सबसे पहले ऐसे सर्किट जिसके अंदर बस रजिस्टर लगा हो और एसी सप्लाई दी गई हो, प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है। ऐसी सर्किट के बीच में करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस जीरो होता है, याद रखो। फेज डिफरेंस मतलब एंगल का डिफरेंस, है ना तो वोल्टेज लीड करता है और ना लैग करता है, दोनों एक साथ में चलते हैं, ना कोई लीडिंग ना कोई लैगिंग। ठीक है, यही चीज इस ग्राफ में बताई गई है कि देखो दोनों करंट एंड वोल्टेज एक ही टाइम पे मैक्सिमम वैल्यू पहुंचे, फिर एक ही टाइम पे यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पे आ गए, तो यहाँ पे कोई किसी से ना लीड कर रहा है और ना लैग कर रहा है। ठीक है, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट याद रखो। ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए फेजर डायग्राम होता है। ठीक है, जिसमें हमने वी और आई के बीच में बताया कि वोल्टेज एंड करंट देखो एक साथ एक ही एंगल ओमेगा टी पर है, ना तो कोई लीडिंग और ना ही कोई लैगिंग, है ना। ओमेगा टी को फेज कहा जा रहा है। ठीक, चलिए अब यहां से याद रखो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमने एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट बना दी। अब देखिए वोल्टेज की इक्वेशन V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है। अब मैं क्या करूंगा, करंट की इक्वेशन जो है डिराइव करनी है मुझे। ठीक, ये रही। ठीक है, देखो वोल्टेज की इक्वेशन मेरे पास है, करंट की इक्वेशन डिराइव करूंगा। इसमें आप देखेंगे कि वोल्टेज का फेज कितना है, ओमेगा टी, और करंट का फेज कितना है, ओमेगा टी से पाई बाय 2 ज्यादा। इसका मतलब ये प्रूव हो जाएगा कि भाई करंट जो है लीड कर रहा है, क्योंकि प्लस में पाई बाय 2 चल रहा है ना। अब देखो कैसे प्रूव करेंगे, तो आई इज इक्वल डी क्यू बाई डी टी होता है, हाँ सर। कैपेसिटर में Q इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, सी वी, हाँ सर। ठीक है, C को हम अभी बाहर निकालेंगे, लेकिन V को क्या लिख दें, वी नॉट साइन ओमेगा टी, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। सी वी नॉट हमने बाहर निकाल दिया, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, डी बाई डी टी का डिफरेंशिएट, और डिफरेंशियल क्या हुआ, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। अगर इंटीग्रेशन करते साइन ओमेगा टी का, तो ये ओमेगा जो है अपॉन में आ जाता, टी के पहले जो लिखा होता है वो अपॉन में, डिफरेंशियल करेंगे तो इनटू में, बस सिंपल सी बात है। चलो अब यहां पर ये जो टर्म देखने को मिल रहा है ना, ये लिखा हुआ है सी वी नॉट ओमेगा, ये कॉस ओमेगा टी के आगे जो भी लिखा है ना, ये आपका जो है एसएचएम की इक्वेशन में क्या बन जाता है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू। तो ये जो हो गई ये आपकी आई नॉट हो गई, इस पूरे को क्या बोलेंगे, आई नॉट बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखो, तो इक्वेशन बन गई आई नॉट कॉस ओमेगा टी। बट ये इक्वेशन तो साइन के फॉर्म में है, तो हम इसको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, कॉस थीटा को हम साइन 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, या फिर थीटा प्लस 90, तो हमने ये लिख दिया। तो यहाँ पर हमें पता पड़ रहा है कि इसमें तो ओनली ओमेगा टी है, इसमें ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो इसका मतलब है कि ये प्रूव हो गया कि करंट लीड कर रहा है और वोल्टेज लैग कर रहा है। यहाँ पर हमने देखो इक्वेशन 2 से क्या लिख सकते हैं, सी वी नॉट ओमेगा की जगह आई नॉट होता है, तो अगर मैं वी नॉट के अपॉन में आई नॉट भेज दूं तो 1 अपॉन ओमेगा सी बचेगा। और आपको तो पता है ना कि वोल्टेज अपॉन करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस, बट एक्चुअल में प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, तो कैपेसिटिव सर्किट में रेजिस्टेंस का नाम होता है रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो हमने वी नॉट अपॉन आई नॉट को ना एक्स लिख दिया। ठीक है, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए डेरिवेशन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि देखो भाई करंट लीड कर रहा है प्योर कैपेसिटिव सर्किट में। ठीक है, याद रखो। अब देखिए यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी होता है ना। ठीक है, तो ओमेगा को हम 2 पाई न्यू भी लिखते हैं, तो यहाँ पर एक्सी का जो रिलेशन है फ्रीक्वेंसी आदि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे याद रखो कि भाई साहब ये इनवर्स रिलेशन का ये ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट बहुत बार पूछा गया। ठीक है, ये इसका फेजर डायग्राम है जिसमें बता रहे हैं कि वोल्टेज करंट देखो वोल्टेज से पाई बाय 2 आगे है। इसमें ये बता रहे हैं कि देखो ये जो ऊपर से स्टार्ट होता है ना वो आगे है, तो इसमें बताया जा रहा है करंट आगे है और वोल्टेज पीछे है। ठीक है, ये फेजर डायग्राम है, ये वेव डायग्राम है। ठीक, इसमें हम वी और आई की ओमेगा टी के साथ रिलेशनशिप बता रहे हैं। ठीक, ये ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। ठीक है, अब देखो, अब बात करेंगे प्योर इंडक्टिव सर्किट। ठीक, प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या है, ऐसी सर्किट जिसमें इंडक्टर लगा है और एक एसी सप्लाई है। भाई ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक ध्यान रखो। अब इसके बाद वोल्टेज का फॉर्मूला वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है, और वोल्टेज की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब हम क्या करेंगे, जैसे मेरे पास ना वो नहीं होता रजिस्टर होता, तो मैं क्या लिखता, आर इंटू आई, या आई आर लिखता हूं ना, वी इज इक्वल टू आई आर। अब एक्चुअल में यहाँ पे करंट तो चेंज हो रहा है, तो डी आई बाई डी टी हो गया, ये अपॉन डी आई बाई डी टी हो गया। ठीक है, और इंडक्टर में रेजिस्टेंस नहीं होती, इंडक्टेंस होती है, तो एल डी आई बाई डी टी बन गया। ठीक है, तो आप देखो जरा भाई, इसके अंदर इंडक्टेंस है और करंट लगातार चेंज हो रहा है, तो ये आई आर की जगह पे ये बन गया एल डी आई बाई डी टी। तो ये वोल्टेज का फॉर्मूला हो गया इसमें, हाँ ध्यान रखो। तो यहाँ पे डी आई की वैल्यू क्या हो गई, वी बाई एल। करंट निकालना है, देखो वोल्टेज तो पता है ना, तो हमने क्या किया, वी बाई एल।
अब v की जगह फिर से लिख लिया v नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये सब बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ये हो गया, ओमेगा को बाहर लेके चले गए तो ये बन गया, माइनस साइन भी बाहर लेके चले जाएंगे, देखो अभी, ठीक है ना। अब देखो आप v नॉट बाय ओमेगा लोग क्या लिख सकते हैं, आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू, ठीक है, तो ये आई आ गया। अब हमने क्या लिखा कि माइनस कॉस थीटा को साइन थीटा माइनस 90 लिखा जा सकता है, ठीक है। जैसे कॉस थीटा को आपने क्या लिखा, साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो माइनस कॉस थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा माइनस 90। तो वही चीज हमने यहाँ पे दिखा दी कि माइनस का 90 आ रहा है, इसका मतलब हमने ये प्रूव कर दिया कि भाई साहब कि वोल्टेज में ओमेगा टी है और करंट में ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, यानी माइनस का मतलब ये करंट वाली इक्वेशन लैग कर रही है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है देखो, वोल्टेज लीड कर रहा है और v लीड्स करंट बाय पाई बाई टू, और करंट लैग कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर देखना सर सेकंड से, v नॉट बाय ओमेगा एल इज इक्वल टू आई नॉट लिख सकते हैं, और यहाँ पे देखना v नॉट बाय ओमेगा जो आप देख रहे थे ना, देखो यहाँ से वी नॉट बाई आई नॉट इज इक्वल टू हमने ओमेगा एल लिख दिया, ठीक है। और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल, ठीक है। वी नॉट बाई आई नॉट को एक्स एल लिख रहे हैं, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक। चलो आगे बढ़ेंगे। अब ये इसमें ग्राफ है, इसमें रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद रखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये फेजर डायग्राम में बताया जा रहा है, देखो करंट नीचे है, नीचे मतलब लैग कर रहा है। इसमें भी देखो क्या बताया जा रहा है, करंट नीचे है, नीचे मतलब लैग कर रहा है, वोल्टेज ऊपर है, ठीक है ना। ये याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ जाते हैं तो देखिए इसमें क्या है, एलसीआर सर्किट, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है एलसीआर सर्किट, भूलना मत, छोड़ना मत, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए अब क्या करेंगे, एलसीआर सर्किट में हमारे पास क्या होता है कि बहुत सिंपल सी बात है कि मैं आपको ये इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर, मैं आपको ना कॉम्प्लेक्स करके नहीं बताऊंगा, आपको बहुत सिंपल चीज बताऊंगा, ठीक। सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे बस ये सर्किट डायग्राम बना लेना, ये कुछ मत बनाओ आप, ठीक है ना। आप तो बस ये डायग्राम बना लो, ये जितना आपको दिख रहा है। अब देखो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, ठीक है। तो देखो रजिस्टर में देखो स्टार्टिंग से पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, तो करंट इनटू रेजिस्टेंस, इंडक्टर के रेजिस्टेंस को एक्सएल कहते हैं, कैपेसिटर के रेजिस्टेंस को एक्सी कहते हैं, तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, रजिस्टर में रेजिस्टेंस को आर ही कहते हैं, तो ये हो गया। अब जैसे आप क्या करेंगे ना, बस सिंपल इतना काम करो, रिजल्टेंट वोल्टेज निकालना है, तो रिजल्टेंट वोल्टेज निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला लगाओ, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस बी सी का होल स्क्वायर। डिटेल वीडियो में तो भाई पूरा इसको घंटों तक समझाता हूँ, बट अभी के लिए इतना याद रखो, ऐसे वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। इसमें देख लो डायग्राम में, ये वी आर है और ये वी एल माइनस बी सी का स्क्वायर, और ये इनका जो हाइपोटेन्यूज है वो वी बता रहा है, ठीक है नाउ। तो अब तो याद रख लोगे, तो वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस बी सी, तो वी आर की वैल्यू वी सी की वैल्यू लिख सकते हैं। अच्छा आई कॉमन आ गया, ये अंदर बचा है। अब ध्यान से देखो जरा, वी बाय आई, अब ये रूट के अंदर चल रहा है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा पाया तो आप स्क्वायर लगा देना ध्यान से, हाँ ध्यान से स्क्वायर लगा देना, ठीक है। अब देखिए ये स्क्वायर लगा है, ठीक। तो वी बाय आई को हम क्या बोलते हैं, इंपीडेंस। तो भाई ये इंपीडेंस के लिए हमने डेरिवेशन कर दिया, इंपीडेंस का मतलब एलसीआर सर्किट की ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि रेजिस्टेंस, ठीक है नाउ। अब फेज डिफरेंस भी याद रखो, टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्ससी बाय आर होता है, ठीक है। और इसमें जैसे आपको क्या करना है, ये डायग्राम सीख लो, डायग्राम में क्या है कि सभी के अंदर करंट तो सेम डायरेक्शन में, ठीक है, और वी आर इस डायरेक्शन में, वी एल माइनस वी सी इस डायरेक्शन में, वी एल को सबसे ऊपर बताना, वी सी को सबसे नीचे बताना, तो वी सी को कैंसिल किया ना वी एल से, तो बस ये वी एल माइनस वी सी बच रहा है, ठीक है। इस डायग्राम को एज इट इज रट के चले जाना, ठीक, क्योंकि भाई रिविजन सीरीज में बहुत डीप में नहीं जा सकता हूँ मैं, हाँ चलिए। अब देखिए भाई रेजोनेंस हम पढ़ने वाले हैं, और रेजोनेंस क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल यहाँ पे एलसीआर सर्किट के साथ मिक्स होके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एलसीआर सर्किट में जब करंट मैक्सिमम हो जाए और इंपीडेंस जो है मिनिमम हो जाए, तो ऐसी कंडीशन को हम रेजोनेंस कहते हैं, क्या बोलते हैं, रेजोनेंस, ठीक है। अब रेजोनेंस में एक्सएल की वैल्यू एक्सी के बराबर होती है, जब हम एक्सएल और एक्सी की वैल्यू रखते हैं तो ओमेगा, जिसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला आता है 1/√LC। अब अगर मैं ओमेगा को 2 पाई न्यू लिखता हूं, तो यहाँ पे न्यू का फॉर्मूला आ जाता है 2 पाई 1/2 और ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहलाती है। याद रखो रेजोनेंट में आप देख रहे हैं इंपीडेंस कैसी है, मिनिमम, ठीक है। तो ये Z वर्सेस इंपीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बराबर होगी, तो आप देख रहे हैं कि जो इंपीडेंस है वो मिनिमम होगी, ठीक है। या तो इससे कम फ्रीक्वेंसी तो भी इंपीडेंस ज्यादा, और इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो भी इंपीडेंस ज्यादा, ठीक है। जबकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी करंट कैसा है, मैक्सिमम,
इंपीडेंस कैसी है, मिनिमम। तो ये ग्राफ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, बिल्कुल बना के आ जाना है इसको, ठीक है। एवरेज पावर किस तरीके से निकालते हैं उसके लिए डेरिवेशन हमें करना है, ठीक है, और ये डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है। देखो सबसे पहले v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है, और I इज इक्वल टू हमने मान लिया कि एलसीआर सर्किट में भाई कोई ना कोई फेज डिफरेंस तो जरूर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने मान लिया I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। नाउ अब पावर का फॉर्मूला v इंटू आई होता है, तो v की वैल्यू पुट करी, I की वैल्यू पुट करी, v और I को हमने साइड में कर दिया, तो ये हमारे पास साइन A साइन B बन गया। आप ऐसे मान लो कि ये जो है A है और ये जो है B है। नाउ अब हमने साइन A साइन B बनाने से पहले ना एक काम किया इसको कि 2 का यहाँ पे इंटू किया और 2 का डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया 2 साइन A साइन B। हमने वैल्यू पुट की, ये B मान लिया, ये A मान लिया, ठीक है। अब वैल्यू पुट करी किसमें, फॉर्मूले में, तो 2 साइन A साइन B का फॉर्मूला होता है cos A माइनस B cos A प्लस B, तो वैल्यूज पुट करने के बाद ये आ गया। हम ये मानते हैं कि एवरेज वैल्यू जो है cos 2 ओमेगा t प्लस फाई की, ये जीरो होती है कंप्लीट साइकिल में। तो जैसे ही हम एवरेज वैल्यू की बात करेंगे ना, जैसे हमने एवरेज पावर की बात की, ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाती है। आप इसका इंटीग्रेशन करोगे ना, जीरो से टी लिमिट तक जीरो आएगा, तो फिर सिर्फ इतना बचेगा। तो यहां से पावर एवरेज पावर में कन्वर्ट हो गई, और एवरेज पावर का फॉर्मूला ये बन गया। अब हम क्या करते हैं, ये 2 है, 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो वही हमने किया, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, वी नॉट बाई √2 को वी आर एम एस, आई नॉट बाई √2 को आई आर एम एस, और ये cos फाई हो गया। बताओ क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ सर इतनी बात क्लियर है। नाउ अब ध्यान से देखिए, वेयर cos फाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर, cos फाई को हम क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं। ध्यान रखो, आप यहीं तक उसको करके चले आना, अब काम हो जाएगा। अब देखो ये जो फॉर्मूला बना है ना, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले पावर फैक्टर, ये पूरे cos फाई को हम बोलते हैं पावर फैक्टर। अब प्योर रेजिस्टिव सर्किट में फाई की वैल्यू होती है 0 डिग्री, ठीक है, तो पावर फैक्टर बन गया 1 यानी कि मैक्सिमम। प्योर कैपेसिटिव या प्योर इंडक्टिव सर्किट में फाई की वैल्यू होती है 90 डिग्री, फेज डिफरेंस 90 होता है वोल्टेज करंट में, तो पावर फैक्टर बन गया 0। इसका मतलब ये हो गया कि इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगा उससे कोई पावर खर्च नहीं होगी, इसी को हम बोलते हैं वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट क्या है, करंट फ्लोइंग इन प्योर कैपेसिटिव और प्योर, देखो जब भी प्योर कैपेसिटिव या प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट फ्लो होता है तो कोई भी जो है पावर खर्च नहीं होती, इसी को हम बोलते हैं वॉटलेस करंट, ठीक है। तो अब देखिए जरा, एलसीआर सर्किट जब भी रेजोनेंस की कंडीशन में होगी तो ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह एक्ट करती है। एलसीआर सर्किट प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह एक्ट करती है, किसमें, किसमें बताओ जरा, किसमें, जब भी वो रेजोनेंस की कंडीशन में होगी तब, ठीक है। तो ये मेरे पास बन गया भाई cos 0 की वैल्यू 1, पावर फैक्टर मैक्सिमम हो जाता है प्योर रेजिस्टिव सर्किट में या फिर एलसीआर जब भी रेजोनेंस में हो तब, याद रखिएगा, ठीक है। चलो अब जैसे कुछ ये 1 मार्क क्वेश्चन है, इनको ध्यान रख लो कि भाई जब एसी को अगर आप 4 टाइम, अब देखो इनको आप पढ़ लो एक बार। अभी कुछ 1 मार्क क्वेश्चन है, जैसे प्योर इंडक्टिव सर्किट में कह रहा है फ्रीक्वेंसी को 4 गुना कर दिया, तो भाई साहब इंडक्टिव रिएक्टेंस भी 4 गुना हो जाएगी। इस तरीके ये ग्राफ वगैरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसको पढ़ लो कि भाई कैपेसिटर एसी को क्यों ब्लॉक नहीं करता, डीसी को क्यों ब्लॉक कर देता है, क्योंकि डीसी की फ्रीक्वेंसी जो है 0 होती है, तो इसमें रिएक्टेंस जो है इनफाइनाइट हो जाती है। ये इसको पढ़ लो जरा, इसको रीजन पढ़ लेना इसका, हाँ बहुत ही बेसिक सा है। अब देखिए ये एक एक नंबर एक क्वेश्चन इनको पढ़ लो, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं जिसमें आप फॉर्मूले वैल्यू पुट करोगे, तो एक बार नजर इन पे बना लेना। अब देखिए अभी हम आ गए ट्रांसफार्मर पे। ट्रांसफार्मर भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग समझते हो। ट्रांसफार्मर का काम होता है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करना, ध्यान रखो। तो ट्रांसफार्मर दो टाइप के, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप क्या करता है, वोल्टेज को इंक्रीज करता है, स्टेप डाउन वोल्टेज को डिक्रीज करता है। अब के सेकेंडरी कॉइल में देख रहे हो आप, जो टर्न्स होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स वो ज्यादा होते हैं, और डाउन के सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर को हम डीसी के साथ यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये फॉर्मूला है, 2 सेकेंडरी कॉइल के लिए, 1 प्राइमरी कॉइल के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखो भाई, N2 by N1 इज इक्वल टू V2 by V1 इज इक्वल टू I1 by I2, ये होता है, याद रखिए। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो ट्रांसफार्मर बेस्ड है म्यूचुअल इंडक्शन पे, इसको आप याद रखेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन पर है ट्रांसफार्मर, आप इसको याद रखना, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ेंगे। नाउ लॉसेज इन ट्रांसफार्मर मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा जो है पूछे जाते हैं ट्रांसफार्मर लॉसेज। आयरन लॉस क्या होते हैं इसको समझो। आयरन लॉस किसको बोलते हैं भाई, एक्चुअल में जो आयरन की कोर होती है ना, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण से एडी करंट बनते हैं, और एडी करंट के कारण जो है एनर्जी का लॉस होता है, इसी को हम आयरन लॉस कहते हैं या फिर एडी करंट लॉस भी कहते हैं। कॉपर लॉस क्या होता है, अच्छा पूछा जाता है कि भाई ये लॉसेस कम कैसे होते हैं, तो जो कोर है हमारी, जिसके ऊपर कॉइल बंधी हुई है, उसको पतली पतली स्लिट के फॉर्म में काट दो, चिपका दो,
है ना, इसको बोलते हैं लेमिनेटेड कोर का यूज करना, ठीक है। नाउ कॉपर लॉस, जब भी प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में करंट फ्लो होगा तो भाई हीट के फॉर्म में एनर्जी का लॉस होता है, उसको हम कॉपर लॉस कहते हैं। और आप थिक कॉपर वायर का इस्तेमाल करके कॉपर लॉस को कम कर सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज, भाई प्राइमरी का फ्लक्स पूरी तरीके से सेकेंडरी के पास नहीं पहुंच पा रहा तो मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज है। इसको कम करने के लिए दोनों कॉइल को जो है एक दूसरे के पास पास में चिपका के रख दो, ठीक है। नाउ इसमें एक हिस्टैरिसीस लॉस भी होता है, हिस्टैरिसीस लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस। तो आप बार बार देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो चेंज हो रही है, डायरेक्शन बदल रही है, तो उसके कारण जो लॉस हो रहा है उसको हम हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। और उनको कम करने के लिए सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल जो है करते हैं, ठीक है। नाउ एसी जनरेटर, भाई एसी जनरेटर किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो एसी जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पर बेस्ड है। यहाँ पर होता क्या है भाई, दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। एक कॉइल लगाई गई है, कॉइल के ऊपर स्लिप रिंग लगाई गई है, ठीक है। स्लिप रिंग क्या करती है भाई, एक्सटर्नल सर्किट को घूमने से रोकती है, ठीक है। जब ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में घूमती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसका चेंज होता है, क्योंकि लगातार कॉइल घूमेगी तो एंगल बदलेगा जिससे फ्लक्स बदलेगा, ठीक है। और फ्लक्स बदलने से इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और वही तो हम चाहते हैं एसी जनरेटर से काम कराना, ठीक है। नाउ इसमें याद रखना कि एक्चुअल में करंट की डायरेक्शन की इस कॉइल में निकालनी हो तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से निकालते हैं, ठीक है। और जो ईएमएफ जो इसके अंदर जनरेट होता है वो होता है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी होता है एंगल, ठीक है, ध्यान रखिए। अच्छा अब आपको मैं बता दूं कि एसी जनरेटर की कंप्लीट थ्योरी जो है, अब क्योंकि थ्योरी में प्रॉपर आपको वर्किंग एंड ऑल पढ़ना पड़ेगा ना, तो कंप्लीट थ्योरी जो है आपको डॉक्स फोल्डर में मिल जाएगी। और डॉक्स फोल्डर कहाँ पे, टॉपर्स आई ऐप पे जाना, और टॉपर्स आई ऐप पर आपको कंप्लीट थ्योरी जो है इसकी मिल जाएगी। टॉपर्स आई ऐप के डॉक्स फोल्डर में जाना, वहां से प्रिंटेड नोट्स में जाना, और वहां से चैप्टर 7 में घुस जाना, ठीक है। आप उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक, तो आपको हो जाएगा। अच्छा कमेंट सेक्शन में बताना कि आप इस वीडियो को कब देख रहे हो, पेपर से कितने टाइम पहले आप इस वीडियो को देख रहे हो। कमेंट सेक्शन में आपका वेट कर रहा हूं, और मैं वेट कर रहा हूं भाई सभी अल्ट्रा लेजेंड्स का जो कि पेपर से ठीक पहले इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इसको पढ़ लो अच्छे से।